F is equals to G m1 m2 divided by r square, force between the two masses. और यहां से हम G लिखेंगे, G is equals to F times r square divided by m1 m2. अब देखिए यूनिट ऑफ G, यूनिट ऑफ G हमें चाहिए G का SI यूनिट. तो बताइए फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? वेल न्यूटन. ओके. और R का? वेल R इसका होगा मीटर, तो हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर फॉर R स्क्वायर. और ये जो मासेस हैं ये केजी में होंगे, तो हम लिखेंगे kg टू द पावर -2. सो ऑप्शन बी न्यूटन मीटर स्क्वायर kg टू द पावर -2, ये होगा हमारे G का SI यूनिट. सो ये था सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूनिट. अब आइए डायमेंशन पर चले. If E, M, J and G denote energy, mass, angular momentum and gravitational constant respectively, then E J to the power 2 divided by M to the power 5 G to the power 2 has the dimensions of. अब इस पूरी बड़ी सारी चीज का डायमेंशन क्या होगा? तो आइए इसके पार्ट्स की बात करें. सबसे पहले पहला पार्ट है एनर्जी, E. अब एनर्जी का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ E, डायमेंशन ऑफ E डायमेंशन ऑफ वर्क डन के बराबर होगा, और डायमेंशन ऑफ वर्क डन फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन के बराबर होगा. ओके. अब फोर्स का डायमेंशन वो होगा m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होगा l टू द पावर 1, तो हमने लिखा m l टू द पावर 2 t टू द पावर -2 एनर्जी का डायमेंशन. ओके. यस. अब हम बात करते हैं J की. J क्या है? वेल J इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम. और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आप जानते हैं? हाँ, R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर. सो दिस इज R क्रॉस P. यस. अब मोमेंटम का डायमेंशन वो होगा m l t टू द पावर -1, और r का डायमेंशन l, तो हम लिखेंगे l टू द पावर 2 ओवर है. यस. ओके. अब हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ G की. ओ, G का फॉर्मूला. वेल हम एक फॉर्मूला जानते हैं जिसमें G आता है, और वहां से हम बोलेंगे G इज इक्वल टू F टाइम्स R स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2. पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बात करी थी, राइट? अब फोर्स का डायमेंशन वो हम लिखेंगे m l t टू द पावर -2, और r के लिए हम लिखेंगे l, तो यहां पर r स्क्वायर है, सो l टू द पावर 2, और फिर नीचे हमारे पास में मासेस हैं, सो m टू द पावर 2. सो वी कैन सी दैट दिस इज m टू द पावर -1 l टू द पावर 3 t टू द पावर -2. ओके. यस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इंटायर थिंग. अब इसका पूरे का डायमेंशन, सबसे पहले एनर्जी का. एनर्जी के लिए हमने लिखा m l टू द पावर 2 t टू द पावर -2. अब उसके बाद में j स्क्वायर. सो j के लिए डायमेंशन था m l टू द पावर 2 t टू द पावर -1, और फिर हमें स्क्वायर भी करना है, तो हमने स्क्वायर भी कर दिया. यस. और उसके बाद में अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास है m टू द पावर 5, तो यहाँ पर डायमेंशन हुआ m टू द पावर 5. और उसके बाद में हमारे पास g टू द पावर 2, तो उसके लिए हम लिखेंगे m टू द पावर -1 l टू द पावर 3 t टू द पावर -2, और उसके बाद में दिस इंटायर थिंग टू द पावर 2. वाह. अब पूरा कंप्लीट डायमेंशन क्या आ रहा है? अब देखिए न्यूमरेटर में m टू द पावर हमारे पास आया, वेल वी कैन सी m टू द पावर 3 ओवर है, और डिनोमिनेटर में भी m टू द पावर 3. सो फाइनली हमारे पास आया m टू द पावर 0. ओके. और l का? वेल न्यूमरेटर में हमारे पास आ रहा है l टू द पावर 6, और डिनोमिनेटर में भी l टू द पावर 6. सो यहां पर l टू द पावर 0. और टाइम के साथ क्या होगा? वेल न्यूमरेटर में t टू द पावर -4, और डिनोमिनेटर में भी t टू द पावर -4. सो फाइनली t टू द पावर 0. सारी मेहनत गई वेस्ट. ओके. सो m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 एंड t टू द पावर 0. ये है पूरी चीज का डायमेंशन.
अब लेंथ के लिए डायमेंशन होगा l टू द पावर 1 और एंगल के लिए कुछ भी नहीं, मास के लिए m टू द पावर 1 और t के लिए t टू द पावर 1। सो बेसिकली हमारी जो क्वांटिटी है ये बड़ी सारी, इसका जो कंप्लीट डायमेंशन है वो एंगल के डायमेंशन से मैच करेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो हमने यूनिट्स की बात कर ली, डायमेंशंस की बात कर ली। अब डायमेंशनल एनालिसिस पर एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर टू फाइंड द डिस्टेंस d over which a signal can be seen clearly in foggy conditions, a railway engineer uses dimensional analysis. So ये है मिस्टर इंजीनियर, मिस्टर रेलवे इंजीनियर। और प्रॉब्लम ये है कि जब धुंध का मौसम होता है, जब एकदम फॉग होता है, तब ये जो ट्रेन का ड्राइवर होता है ये बहुत दूर से हमारे सिग्नल्स को नहीं देख पाता, ये दिक्कत आती है। अब मिस्टर इंजीनियर एक फॉर्मूला पता लगाना चाहते हैं जिसकी मदद से वो मिनिमम डिस्टेंस बता पाए जितने डिस्टेंस पर ये इंसान उस लाइट को देख पाएगा। सो उस फॉर्मूले को निकालने के लिए मिस्टर इंजीनियर ने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रखा है और उसकी वो मदद ले रहे हैं। ओके, अब मिस्टर इंजीनियर ने कहा कि ये जो डिस्टेंस डी है दिस इज प्रपोर्शनल टू सम थिंग्स। अच्छा बताइए किन किन चीजों के प्रपोर्शनल हो सकता है? फिर हमें लगता है कि फॉग की डेंसिटी पे शायद डिपेंड करे। हाँ बिल्कुल, सो दिस इज डेंसिटी ऑफ फॉग रेज टू पास समथिंग। ठीक है, और बताइए और किसके प्रपोर्शनल हो सकता है? वेल ये प्रपोर्शनल हो सकता है लाइट की इंटेंसिटी के। ओके, तो अगर आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो आगे लिखा है कि द डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मास डेंसिटी रो and intensity S of the light from the signal and its frequency F. So light की intensity S to the power something, तो हमने लिखा S to the power something और इसके बाद में frequency F to the power something. Okay, the engineer finds that D is proportional to S to the power 1 by N. The value of N is, सो मिस्टर इंजीनियर ने फाइनली पता लगाया कि d इज प्रोपोर्शनल टू s रेज टू पावर 1 बाय n, और उस n की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? दिस इज द क्वेश्चन। सो बेसिकली यहां पर हम लिखेंगे d इज प्रोपोर्शनल टू रो टू द पावर a s टू द पावर 1 बाय n एंड f फिर से लिखें, द डिस्टेंस d इज प्रोपोर्शनल टू रो टू द पावर a s to the power 1 by n and frequency f to the power b। तो चलिए सबकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन होगा वो का वही राइट हैंड साइड का टोटल डायमेंशन होगा, राइट? अब d के लिए हम लिख सकते हैं m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 t टू द पावर 0। ओके, यस। और दूसरे साइड अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हमारे पास सबसे पहले है डेंसिटी। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास के लिए m टू द पावर 1 और उसके बाद में l टू द पावर -3। ओके, सो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। अब उसके बाद में आता है ये इंटेंसिटी s। सो इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ओके, अब एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? वेल एनर्जी का डायमेंशन हम लिखेंगे m l टू द पावर 2 t टू द पावर -2 और नीचे है हमारे पास में टाइम तो t टू द पावर 1 और फिर एरिया l टू द पावर 2, तो l टू द पावर 2 कैंसिल हुआ और हमारे पास में आया m t टू द पावर -3। ओके, सो हमने लिखा s के लिए m टाइम्स t टू द पावर -3
और हमारे पास था s रेज टू पावर 1/n और रो टू द पावर a। सो रो टू द पावर a हमने करा और फिर s टू द पावर 1/n हमने करा। ओके और फिर फाइनली फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम पीरियड और टाइम का डायमेंशन होता है t। सो t टू द पावर 1 टाइम के लिए। सो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लिखेंगे t टू द पावर -1 और क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टू द पावर b है तो t टू द पावर -b हो जाएगा। राइट ओके अब आप देखिए कि हम इक्वेशन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ a n एंड b। तो क्या क्या इक्वेशंस है? सबसे पहले m टू द पावर 0 और यहां पर हमारे पास आ रहा है m टू द पावर a प्लस 1/n। ओके यस तो हम लिख सकते हैं a प्लस 1/n दिस इज इक्वल टू 0। नाउ लेंथ के साथ में हमारे पास क्या आ रहा है l टू द पावर -3a और फिर बस इतना ही। सो l टू द पावर -3a और दूसरे साइड हमारे पास है l टू द पावर 1 सो -3a इज इक्वल टू 1। और टाइम के साथ हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास आया t टू द पावर -3/n फिर -b। ओके सो हम लिखेंगे -3/n -b दिस इज इक्वल टू 0। राइट तो ये आई 3 इक्वेशंस। अब यहां पर सबसे पहले a की वैल्यू आई, a इज कमिंग आउट टू बी -1/3। फिर हमारे पास में 1/n आएगा -a यानी कि 1/n इज इक्वल टू 1/3 और n इज इक्वल टू 3। और फाइनली आप यहां पर b की वैल्यू पता लगा सकते हैं। b इज इक्वल टू -3 b इज इक्वल टू -3/n। सो b इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 3 दिस इज -1। सो फाइनली हमारे पास में ये जो डिस्टेंस है ये प्रोपोर्शनल है डेंसिटी टू द पावर -1/3 and intensity to the power 1/n and n is 3 and then we have f frequency to the power b and b is -1। so basically हमें n की वैल्यू निकालनी थी and n came out to be 3। okay so n equal to 3 ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके हम बड़े इंटरेस्टिंग फॉर्मूला बना सकते हैं। ओके और डे टू डे लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं तो आप उन सब के लिए डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके फॉर्मूला बनाते रहिए, मजा आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द हाइट ऑफ अ ब्रिज। तो एक इंसान को एक पुल की हाइट मेजर करनी थी। ओके सो ये है हमारा ब्रिज और नीचे बह रही है नदी। ओके यस नाउ इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द हाइट ऑफ अ ब्रिज बाय ड्रॉपिंग स्टोन इनटू वाटर अंडरनीथ, if the error in measurement of time is 0.1 second at the end of 2 second then the error in estimation of height of the bridge will be। तो इस इंसान ने ब्रिज पर खड़े होकर के एक पत्थर को गिराया और पत्थर नीचे आया डुपुक और टाइम को जब मेजर करा गया तो उसकी वैल्यू थी 2 ± 0.1 और यू कैन से 2.0 ± 0.1 सेकेंड। सो यहां पर ये 0.1 सेकेंड का एरर है। हमें बताना है एरर इन एस्टिमेशन ऑफ हाइट ऑफ द ब्रिज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। ये है हमारा क्वेश्चन। ओके चलिए अब सबसे पहले क्या आप एच को टाइम के टर्म्स में निकाल सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमको पता है u इज इक्वल टू 0 हेंस h will be equal to half gt square। so h is equals to half gt square। अगर आप रफ एस्टिमेशन करना चाहें t को आप 2 सेकेंड रख के देखिए हमारे पास में कितना h आएगा, तो आप बोलेंगे हाफ इंटू 9.8 इंटू 2 स्क्वायर दिस इज 19.6 मीटर। तो ये तो हमने सबसे पहले देखते ही
एज के बारे में कमेंट करा अबाउट 19.6 मीटर, लेकिन हमको एरर भी बताना है। तो एरर बताने के लिए हम थोड़ी सी मेहनत और करेंगे। अब देखिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। सो बेसिकली अगर आप दोनों साइड लॉग लेंगे हमारे पास में आएगा लॉग ऑफ h इज इक्वल टू लॉग ऑफ g बाय 2 प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ t। और आप अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा डेल्टा h बाय h, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा t बाय t, राइट। ओके, अब देखिए यहां से हम डेल्टा h इसके बारे में थोड़ी सी बात कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू दिस h विच इज 19.6 टाइम्स 2 टाइम्स डेल्टा t is 0.1. So let me just see what is delta t, 0.1, and we write 0.1 and we divide it by 2.0. The time t is 2.0. Okay, so यहां से आपके पास में आएगा about 1.96. This is delta h. और h कितना आया था? Well, h आया था हमारे पास में 19.6. ठीक है, अब आप फाइनल आंसर को अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? वेल देखिए, सबसे पहले तो हमने h का फॉर्मूला लिखा था हाफ जी टी स्क्वायर, और यहां पर g के लिए हमने लिखा था 9.8, यहां पर है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, और ये जो टाइम था, टाइम को हमने लिखा था 2.0। अब ये एरर हमने यूज नहीं करा था, 2.0, यहां पर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, सो और टी स्क्वायर। सो बेसिकली जब यहां पर ये जो मल्टीप्लिकेशन में लीस्ट जो नंबर के लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हमें मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमारा जो आंसर होगा उसमें भी हम लेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। हमने यहाँ पर 19.6 जो बोला है वो हम एग्जैक्टली बोल नहीं सकते, इतना एक्यूरेट हम बोल नहीं सकते। सो बेसिकली ये वाला जो पोजीशन है ये थोड़ी सी अनसर्टेन है। ओके, अनसर्टेन। सो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम लिखेंगे इसको राउंड ऑफ करके। सो इस पोजीशन के बाद में है डेसिमल, उसके बाद है 6। तो जब आप राउंडिंग ऑफ करेंगे तो क्योंकि 6 5 से बड़ा है तो 9 में हम 1 ऐड कर देंगे और हमारे पास में आएगा 20। ओके, यस। और देखिए यहां पर जो डेल्टा एच है ये आ रहा है 1.96। अब देखिए हमें ये वाली जो पोजीशन है अनसर्टेन, उसके लिए एरर लिखना है, तो यहां पर 1.96 को भी हमें राउंड ऑफ करना होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे +-2। ओके, तो हमने इसको राउंड ऑफ करके 2 मीटर लिखा। सो दिस इज द हाइट, दिस इज द फाइनल हाइट। इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे 20 +-2 मीटर्स। सो एरर, अगर आप एरर की बात करेंगे तो उसको हम लिखेंगे 2 मीटर्स, एंड वी कैन से दैट ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्या आपको ये चीज समझ में आई? इसलिए कभी कभी सिग्निफिकेंट फिगर पर हमें ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत यूजफुल होता है इस टाइप की प्रॉब्लम्स में। अब आइए एक जनरल फॉर्मूले की बात करें जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। पिछले प्रॉब्लम में हमने लॉग लिया था। अगर आप एक जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको बार बार लॉग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मान लीजिए x इज a⁴n डिवाइडेड बाय b⁴n b⁴m। सो x कैन बी रिटन एज a⁴n टाइम्स b⁻⁻m। और अगर आप दोनों साइड लॉग लेकर के डिफरेंशिएट वगैरह करेंगे तो आपके पास आएगा डेल्टा x बाय x, दिस इज इक्वल टू वी कैन से n टाइम्स डेल्टा a बाय a माइनस m टाइम्स डेल्टा b बाय b। ओके, तो लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास में ये आया। अब देखिए जब एरर्स की हम बात कर रहे हैं
तो हमें निकालना होता है मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। और एरर्स जो हैं वो उनको हम कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करते। अगर यहाँ पर भी एरर है, यहाँ पर भी एरर है, तो वो कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो बेसिकली एरर्स को हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने स्टंट करा है वो कुछ ऐसा होगा कि माइनस की जगह हम प्लस कर देंगे। ये है हमारा स्टंट। ओके, और फाइनल फॉर्मूला आपके पास में ये है, इसको आप याद रख सकते हैं। सो डेल्टा एक्स बाय एक्स वो होगा प्लस माइनस एंड एन डेल्टा ए बाय ए प्लस एम डेल्टा बी बाय बी। तो हमको एरर्स को कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करना आपस में। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चलिए एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। हाँ, हम जानते हैं ये वाला टाइम पीरियड तो हमने बचपन में याद रखा था। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20.0 सेंटीमीटर known to 1 mm एक्यूरेसी। सो ये जो लेंथ है L, दिस इज 20.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। 1 mm की एक्यूरेसी मतलब 0.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये होगा एरर। एंड time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 seconds using a wristwatch of 1 second resolution. The accuracy in the determination of G is. So, हमने 100 ऑसिलेशन का टाइम मेजर करा और वो आया स्मॉल टी इक्वल टू 90 प्लस माइनस 1 सेकेंड। स्मॉल टी है 100 ऑसिलेशन का टाइम और कैपिटल टी है 1 ऑसिलेशन का टाइम। द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज, ठीक है, तो जी को डिटरमाइन करने के लिए हमारी एक्यूरेसी कितनी होगी, यानी कि परसेंटेज एरर की हमें बात करनी है। और ये है हमारे ऑप्शंस 1%, 5%, 2% एंड 3%। सो अब जी के बारे में हमें बात करनी है, तो सबसे पहले जी को हम एक्सप्रेस करेंगे। हम जानते हैं कि कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, और 100 ऑसिलेशंस का जो टाइम होगा उसके लिए हम इस फॉर्मूले में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आएगा स्मॉल टी 100 ऑसिलेशन का टाइम, दिस इज इक्वल टू 100 टाइम्स 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, राइट। और यहां से आप लिख सकते हैं दिस जी इट इज इक्वल टू 200 पाई स्क्वायर टाइम्स एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। ओके, यस। अब यहां पर हम पुरानी चीज को याद करेंगे। आप देख सकते हैं अगर आप डेल्टा जी बाय जी को लिखना चाहेंगे देन दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल एंड देन वी हैव प्लस, कभी नेगेटिव माइनस यूज नहीं करते, प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी बाय टी, राइट। ओके ओके, और अब हम डेल्टा एल की वैल्यू पुट कर सकते हैं। दिस इज 0.1 और एल ये है 20, और उसके बाद में ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी है 1, और ये जो टी है ये है 90, और उसके बाद हमारे पास आएगा डेल्टा जी बाय जी, और हमें चाहिए था डेल्टा जी बाय जी इंटू 100%। सो डेल्टा जी बाय जी इंटू 100%, ये आएगा परसेंटेज एरर। तो इस पूरी चीज को हम 100% से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो फाइनली जब आप कैलकुलेट करेंगे तब आपके पास आएगा अराउंड 2.7%। लेकिन आंसर में ये मेंशन नहीं था। आंसर में हमारे पास था करीब 5% या 3%, ऐसी कुछ वैल्यूज थी होल नंबर्स में। तो हमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेना होगा, इसको हम लिखेंगे नियरली 3%। सो फाइनली हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी 3%, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, तो इस तरीके से आप बड़े आसान आसान क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं बहुत जल्दी से। नाउ विच ऑफ दीज 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो हमारे पास हैं 4 ऑप्शन और चारों में 0 मौजूद है, अलग अलग लोकेशन पर 0 मौजूद है, और हमें बताना है इनमें से कौन से वाले ऑप्शन वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। अच्छा,
तो हमें पता रहना चाहिए कि किन जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर माने और किन को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माने। तो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं। मैं आपको 3 रूल बताता हूं। पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एंड जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब इस रूल के मुताबिक ये 1 और 2 ये है नॉन जीरो डिजिट, तो ये तो सिग्निफिकेंट है। इनके बीच में जो जीरो है और जितने भी जीरो अगर होते हैं इनके बीच में, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते। तो यहां पर है टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, और नीचे वाले ऑप्शन डी में भी हमारे पास है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, ठीक है। अब दूसरा रूल, अगर बीच में जीरो नहीं हुआ, आगे पीछे हुआ, तब क्या करें? देखिए, अगर आगे की तरफ जीरो है तो उनको आप भूल जाइए। सो लीडिंग जीरोस यानी कि वो वाले जीरो जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले वाले हैं, उन सबको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते। सो बेसिकली लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये है सेकंड रूल। अच्छा, अब ये टेल वाले जीरो की क्या, उनके साथ क्या होगा? ये जो ट्रेलिंग जीरोस हैं पीछे वाले, जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट के लास्ट में होते हैं, उसके भी बाद में होते हैं, उनके बारे में हम क्या करें? वेल, उनके बारे में कुछ ऐसा कहानी है कि अगर आपके पास में डेसिमल है तब तो आपको उनको सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा, और अगर डेसिमल नहीं है तब थोड़ी एम्बिगुअस सिचुएशन होती है और उसमें अक्सर हम उनको सिग्निफिकेंट नहीं मानते। ठीक है, तो यहां पर सब में डेसिमल है, तो रूल ये है कि zeros placed to the right of a number after a decimal place are significant। ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पर ये है जीरो, पहले हम डेसिमल लिख चुके हैं। यहां पर 1 से भी पहले हम डेसिमल लिख चुके हैं, उसके बाद है 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 0। तो ये वाला जो जीरो है इट विल बी सिग्निफिकेंट। ओके, तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, और ये जो ऑप्शन ए है उसके साथ क्या होगा? क्या ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है? वेल, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये है लीडिंग जीरो। ओहो, सो हमें आंसर मिल गया। ऑप्शन ए ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब हमने बात करी अभी तक यूनिट्स की, डायमेंशंस की, एरर्स की, सिग्निफिकेंट फिगर्स की। अब हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स की। सो ये है वर्नियर कैलिपर, इसको तो आप जानते हैं। हम यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसकी लेंथ मेजर करते हैं। ठीक है, अब ये जो वर्नियर स्केल है ये मूवेबल होती है और ये जो मेन स्केल है ये है फिक्स्ड। और इसी वर्नियर कैलिपर पर बेस्ड ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इससे वर्नियर कैलिपर पूरा रिवाइज हो सकता है। अ वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm marks on the main scale. It has 15 equal divisions on the vernier scale, which match with 12 main scale divisions. Find the least count of the vernier caliper. तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हमें पता लगाना है। अब लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये है कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को समझने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए, ये मेन स्केल मैं बना देता हूं। ये है मेन स्केल का 1। ओके, और इसके नीचे है वर्नियर स्केल। इन दोनों के जीरो अभी कोइंसाइडिंग है। ये है वर्नियर स्केल और इसका जो 1 है वो यहां पर है। दिस इज 1 ऑफ वर्नियर स्केल। अब हम ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी शिफ्टिंग करते हैं। हम 1 को 1 के साथ में मिला देंगे। ओके, तब क्या होगा? तब ये है हमारी मेन स्केल, इसका 1 यहां पर, और वर्नियर स्केल का 1 यहां पर मिल गया। ओके, हमने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। अब देखिए
ये वाला जो गैप आया आपके पास में, इसको आप मेजर कर सकते हैं। ये है विशेषता वर्नियर कैलिपर्स की। इस गैप की लेंथ कितनी होगी? वेल देखिए, ये लेंथ है 1 मेन स्केल डिवीजन की, ओके। और ये वाली जो लेंथ है, ये है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की। सो आप 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये वाली लेंथ मेजर कर सकते हैं। उसको हम बोलेंगे लीस्ट काउंट, राइट? ओके, समझ में आ गया। अब एक फॉर्मूला तो हमने देखा, दूसरा फॉर्मूला वो ये कि यहां पर हमारे पास में 15 इक्वल डिवीजन है ऑन द वर्नियर स्केल, तो उनकी टोटल लेंथ होगी 15 टाइम्स लेंथ ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ओके। ये लेंथ होगी 15 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल की। और सेम की सेम लेंथ है 12 मेन स्केल डिविजन्स की लेंथ के बराबर। सो दिस इज 12 टाइम्स लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, राइट? ओके। और इन दोनों फॉर्मूलेस को यूज करके हम लीस्ट काउंट पता लगा सकते हैं। सो लीस्ट काउंट इन दिस केस विल बी इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन माइनस, अब वर्नियर स्केल डिवीजन होगा 12/15 मेन स्केल डिवीजन, और यहां से हमारे पास में आया दिस इज मेन स्केल डिवीजन लेंथ टाइम्स 1 माइनस 12/15, 1 माइनस 12/15, ओके। और मेन स्केल डिवीजन की लेंथ है 1 mm, तो हमने लिखा 1 mm, और उसके बाद में हमारे पास में आया 3/15, दैट इज इक्वल टू 1/5, तो बेसिकली हमारे पास आया 0.2 mm। ये है लीस्ट काउंट। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ये हमने वर्नियर कैलिपर्स पर एक जनरल क्वेश्चन लिया। अक्सर जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स होते हैं, उनमें जो 15 की बजाय हमारे पास में 10 वर्नियर स्केल डिवीजन वो मैच होते हैं विथ 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ में, और उनके लिए भी आप फॉर्मूला अपने आप निकाल सकते हैं। आपको ये कंसेप्ट पता है। अब चलिए बात करते हैं स्क्रू गेज की। सो अ स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। क्या क्या रीडिंग थी? द मेन स्केल रीडिंग वाज 0 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 52 डिविजन्स। अच्छा, तो सर्कुलर स्केल वो वाली स्केल है जिसको हम घुमाते हैं, और वहां पर 52 डिविजन्स के बराबर की रीडिंग हमें पता लगी। नाउ गिवन दैट 1 mm on main scale corresponds to 100 divisions on the circular scale, uh, 1 mm of main scale corresponds to 100 divisions of the circular scales, the diameter of the wire from the above data is। तो हमें डायमीटर पता लगाना है। तो बेसिकली हमें रीडिंग्स पता है, और टोटल रीडिंग होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग गिवन है 0 mm, और सर्कुलर स्केल रीडिंग, वेल इसको हम लिखेंगे लीस्ट काउंट टाइम्स नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स विच आर 52, ओके। अब यहां पर लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट इज द डिस्टेंस moved, which is 1 mm in this case, divided by number of divisions on the circular scale. So basically this is pitch divided by number of circular scale division. Pitch होता है distance moved for one full rotation. So 1 mm is the distance moved for one full rotation, और उस रोटेशन में 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल के वो हमने उनको घुमाए। So 1 divided by 100, this is equal to least count. Pitch divided by number of circular scale divisions. So you can see this is 0.01 mm, और हमारे पास में फाइनल आंसर आया। फाइनल आंसर इज 0.52 mm। इसको हम सेंटीमीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, 0.052 सेंटीमीटर। सो फाइनली ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
तो हमने वर्नियर कैलिपर की बात करी, स्क्रू गेज की बात करी। अब हम आगे बढ़ते हैं। Here is a जनरल क्वेश्चन बेस्ड ऑन साउंड, और यहां पर भी कुछ एरर की बात हो रही है। A student is performing the experiment of resonance column experiment. The diameter of the column tube is 4 centimeter. तो हमें diameter की वैल्यू पता है 4 centimeter. The frequency of the tuning fork is 512 hertz. The air temperature is 38 degrees Celsius, in which the speed of sound is 336 meter per second. The zero of the meter scale coincides with the top end of the resonance column tube. When the first resonance occurs, the reading of water level in the column is. तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, पूछ क्या रहे हैं। ये है हमारा रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट। ये है हमारी ट्यूब जिसमें हम पानी भरते हैं और पानी का लेवल हम एडजस्ट करते रहते हैं और ऊपर एक ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट कराते हैं। अब वाटर का जो लेवल है उसको जैसे जैसे हम कम करते रहेंगे तो एक पर्टिकुलर लेवल पर हमें बहुत तेज आवाज सुनाई देगी। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उस लेवल पर रेजोनेंस हो रहा है, राइट? ओके। अब अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो आप बोलेंगे कि जो ओपन एंड है उसके पास में हमारे पास होगा एंटी नोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये जो वाटर है वहां पर होगा नोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए डायग्राम बनाया। ओके, अब हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स बनी है, रेजोनेंस हो रहा है। तो ये जो लेंथ है बिटवीन एंटी नोड एंड नेबरिंग नोड, ये होती है लैम्डा बाय 4। ये हमें हमेशा पता रहना चाहिए। अब यहां पर ये जो रेजोनेंस हो रहा है उसका एंटी नोड एकदम ट्यूब के एंड पर नहीं बनेगा, ये उससे थोड़ा सा ऊपर बनता है। इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे E, और लेंथ हम मेजर कर रहे हैं वो इस एंड से मेजर कर रहे हैं, और जो मेजर्ड लेंथ होगी वो है L1। सो बेसिकली E प्लस L1 इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, और यहां से हम E की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो E इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 माइनस L1। एंड व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ साउंड वो गिवन है 336, इसको हम फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे, फ्रीक्वेंसी इज 512। तो ये हुआ लैम्डा, लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 माइनस L1, and this length L1, this is not given, we can find L1। और जो E है, E की वैल्यू होती है 0.3 टाइम्स D, 0.3 टाइम्स डायमीटर ऑफ दिस ट्यूब। सो हम यहां लिखेंगे 0.3 और डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, यानी कि 0.04 मीटर। इनको यूज करके हम L1 फाइंड कर सकते हैं। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में L1 की वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली, इट इज अबाउट 0.152 मीटर्स। और अगर आप इसे सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना चाहें तो L1 इज इक्वल टू 15.2 सेंटीमीटर। दिस इज लेंथ L1। और अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हमारे डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन में तो एकदम धमाका मचा हुआ है। इन अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव मेजरमेंट्स इन एन एक्सपेरिमेंट, द रीडिंग ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वर फाउंड टू बी 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। तो हम टाइम पीरियड, हम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना चाहते हैं, और ये सब हमने रीडिंग्स को लिया। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा? और जो आंसर्स हैं उन पर जरा आप ध्यान दीजिए ऑप्शंस पर। यहां पर एक तो है मीन वैल्यू और एक है परसेंटेज एरर, राइट?
तो हमें मीन वैल्यू फाइंड करना आना चाहिए, उसको हम ट्रू वैल्यू भी बोल देते हैं कभी कभी, और हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमें बहुत सारे कंसेप्ट्स एक बार में रिवाइज करा देगा। तो आइए सबसे पहले हम कंसेप्ट्स को देखें। मान लीजिए मेजर्ड वैल्यूज हैं A1, A2, A3 टिल AN, बहुत सारी। अब अगर आप मीन वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपली आप एवरेज ले लीजिए। सो A mean will be A1 plus A2 plus A3 till AN divided by total number of values which is N। तो ऐसे हम मीन वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब एक बात आती है एब्सोल्यूट एरर की। सो वो A1 के लिए हम लिखेंगे A1 माइनस A मीन, इसको हम लिखेंगे डेल्टा A1 एंड वी विल गेट डेल्टा A2 एज A2 माइनस A मीन एंड सो ऑन एंड ऑन। और ये जो आपके पास में एब्सोल्यूट एरर आ रहे हैं, इन सब का अगर आप मॉड लेंगे और सबको ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय n करेंगे तो आपके पास में आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो मीन एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इन सब एब्सोल्यूट एरर्स का मॉड लेना है, उसके बाद में हमको एवरेज फाइंड करना है। तो आपके पास आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आपने फाइंड करा, मीन वैल्यू आपने फाइंड करी, यहां पर आप डिवीजन करेंगे, आपके पास आएगा रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर को हम जब परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तब हमारे पास में आता है परसेंटेज एरर। दिस इज डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इंटू 100%। तो इस तरीके से हमारे पास आता है परसेंटेज एरर। नाउ हमारे क्वेश्चन में हमें रीडिंग्स की कुछ वैल्यूज पता है, तो सबसे पहले हम यहां पर टी मीन फाइंड करेंगे। टी मीन विल बी इक्वल टू 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, और इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज विच आर 5। ओके, तो 5 रीडिंग हमने ली। अब इसके बाद में दिस टी मीन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं आपको बताता हूं, वो आएगी करीब 2.624 एंड सो ऑन एंड ऑन। अब बेसिकली हम देख रहे हैं यहां पर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हमारे पास में वैल्यूज थी। तो हम जो टी मीन लिखेंगे उसमें मोर देन 2 डेसिमल प्लेसेस नहीं रखेंगे, तो हमें यहाँ पर राउंडिंग ऑफ करनी होगी। तो आप देख सकते हैं ये जो 4 है इसको हम रिमूव करेंगे, और ये 4 बेसिकली 5 से छोटा है तो हम डायरेक्टली रिमूव करेंगे और इससे पहले वाले 2 में कोई अंतर नहीं आएगा। सो दिस टी मीन विल बी इक्वल टू 2.62 सेकेंड्स, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं डेल्टा टी। डेल्टा T1 ये होगा 2.63 माइनस 2.62 विच इज 0.01। डेल्टा T2 ये होगा 2.56 माइनस 2.62, ये होगा माइनस 0.06। एंड डेल्टा T3 ये होगा 2.42 माइनस 2.62, दिस इज माइनस 0.20। एंड डेल्टा T4 ये होगा 2.71 माइनस 2.62, that is 0.09। and delta T5 this is equal to 2.80 minus 2.62 which is equal to 0. We get I think 18। yes। अब इसके बाद में आप निकालिए मीन एब्सोल्यूट एरर। सो डेल्टा टी मीन, इसके लिए हम सबको मॉड लेना पड़ेगा, यहां पे नेगेटिव को यूज नहीं करना है। सो 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाय 5, राइट। ओहो, सो दिस डेल्टा टी मीन
it will come out to be, I will give you the value, it will come out to be about 0.108 something like this. लेकिन यहां पर भी हमें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस एक्सप्रेस करना है. अब देखिए राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं, राउंडिंग ऑफ के लिए हम ये 8 को हटा देंगे, लेकिन 8 तो 5 से बड़ा है, तो इससे आगे वाला जो टर्म है उसमें +1 ऐड होगा, यानी कि 0 + 1 1, तो 0.11 ये आया हमारे पास में राउंडिंग ऑफ के बाद. सो डेल्टा टी मीन हमने फाइंड कर लिया 0.11 सेकेंड्स. अब हम निकालते हैं डेल्टा टी मीन डिवाइडेड बाय टी मीन इनटू 100%. ये आएगा परसेंटेज एरर. सो 0.11 डिवाइडेड बाय 2.62 इनटू 100%. ओके, और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली अराउंड 4.2%. सो इसको हम लिखेंगे नियरली 4%, क्योंकि हमारे ऑप्शंस में 4% और इस टाइप की चीजें मेंशन थी. सो वी विल से दैट ऑप्शन ए 2.62 ± 4%. दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो आज के पूरे डिस्कशन में हमने बात करी यूनिट्स की, डायमेंशंस की, हमने बात करी सिग्निफिकेंट फिगर्स की, हमने एरर्स की बात करी. इसके अलावा वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पर भी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे. सो आई विश यू ऑल द लक. मेक